एपिसोड के स्टार्ट में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जेजिन डूबने का नाटक करके डॉक्टर ओ को डरा देता है और फिर डॉक्टर नो को रिंग पहनाता है। डॉक्टर नो बोलती है अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी। तो जेजिन बोलता है कि मैं मॉम से झूठ बोल दूंगा। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मॉम ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा उनसे झूठ बोलेगा और बोलती है अगर दोहून ने भी बड़ा होकर हमसे झूठ बोला तो जेजिन बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। और वहाँ कांग भी होती है जो इनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर ये एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करते हैं जहाँ डॉक्टर नो जेजिन को एक वॉच गिफ्ट करती है। तो जेजिन बोलता है कि अब से मैं यही वॉच पहनूंगा। तभी इन्हें कांग की तरफ से एक वाइन मिलती है। तो डॉक्टर नो जेजिन से पूछे कि तुमने मॉम को बताया कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो जेजिन मना करता है और बोलता है कि हम यहाँ हमेशा आते हैं इसलिए मॉम को पता होगा। फिर डॉक्टर नो बोलती है कि मैं मॉम को फोन करके वाइन के लिए थैंक्स बोल देती हूँ। तभी डॉक्टर नो देखती है कि कांग वही उसी रेस्टोरेंट में होती है। दोबारा देखने पर डॉक्टर नो को वहाँ कांग नहीं दिखाई देती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पार्क कार का नंबर देख के बताता है कि ये कार वही है जो जेजिन ने रेंट पर ली थी। और फिर उस कार में से एक बैग गिरता है लेकिन उस बैग में पॉलिथीन होती है। इसके बाद पुलिस इनसे पूछती है कि आपने लास्ट टाइम जेजिन को कब देखा था। तो डॉक्टर नो बताती है कि वेडनेसडे को। तो पुलिस बोलती है रिकॉर्ड के हिसाब से जेजिन ने वो कार थर्सडे को रेंट पे ली और सीसीटीवी में वो कार फ्राइडे को कैप्चर हुई है। सैटरडे की नाइट को वो कार पानी में गिर गई। तो कांग पूछते है कि आप श्योर हो कि जब कार पानी में गिरी तो जेजिन उस पे था। तो पुलिस बोलती है अगर जेजिन उस कार में नहीं होता तो वो कार की पानी में गिरने की रिपोर्ट जरूर करता। फिर पुलिस को पता चलता है कि कांग लीसना और जेजिन के बारे में रेस्टोरेंट में पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस पूछती है कि लीसना कौन है। तो डॉक्टर नो बताती है कि लीसना जेजिन की गर्लफ्रेंड है। तभी पुलिस को एक फोन आता है, उन्हें पता चल जाता है कि जेजिन कहाँ रुका था और फिर ये लोग उस लोकेशन पे जाते हैं लेकिन वहाँ जेजिन और लीसना नहीं होते हैं। और वहाँ की ओनर बताती है कि उन लोगों ने 1 महीने का रेंट दिया था। लोकेशन पर पुलिस को जेजिन का सुसाइड नोट मिलता है जहाँ जेजिन ने लिखा था कि मेरी लाइफ में खुशियों से ज्यादा दुख है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और यहाँ जेजिन ने सुसाइड करने के लिए अपनी फैमिली से माफी मांगी होती है जो सुन के कांग टूट जाती है। तभी कांग देखती है कि एक छोटी बच्ची ट्रम्पोलाइन पर जंप कर रही है। कांग को याद आता है कि जब जेजिन का जन्म हुआ था वो भी जेजिन को लेकर ट्रम्पोलाइन पर जंप करती थी और जब जेजिन थोड़ा बड़ा हुआ तो कांग और जेजिन साथ में ट्रम्पोलाइन पर जंप करते थे और बड़ा होने के बाद भी जेजिन ट्रम्पोलाइन पे कूदता था। और यहाँ कांग ये सारी बात याद करके ट्रम्पोलाइन पर कूद रही होती है और कांग को ऐसे ट्रम्पोलाइन पर कूदता हुआ देखकर डॉक्टर नो आकर उन्हें रोकती है। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि जेजिन के साथ जो हुआ तुम मुझसे संतुष्ट हो और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जेजिन डेंजर में है और मुझे उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने दो। और कांग बोलती है अगर जेजिन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पुलिस स्टेशन में योंगमिन आके डॉक्टर नो से पूछता है कि जेजिन ने खुद को क्यों मारा और पूछता है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें जेजिन की ही राइटिंग है। तो पुलिस बताती है कि हम उस सुसाइड नोट की राइटिंग को चेक करा रहे हैं और हमें उसके जिंदा होने का कोई ट्रेस नहीं मिला है जैसे उसका क्रेडिट कार्ड या फोन। तो योंगमिन बोलता है कि उसकी बॉडी भी नहीं मिली है तो आप ऐसे नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हो। तो पुलिस बोलती है कि हमें उसका सुसाइड नोट मिला है। तो योंगमिन बोलता है हो सकता है कि जेजिन ने अपना माइंड चेंज कर दिया हो। और योंगमिन पूछता है कि सीसीटीवी का क्या। तो पुलिस बताती है कि हमने सीसीटीवी चेक किया था। योंगमिन फ्राइडे को आइलैंड पे आया था और हमें वो लोकेशन भी मिल गई जहाँ वो रुका था और वो रेस्टोरेंट भी जहाँ वो गया था। और पुलिस बताती है कि वो मार्केट भी गया था जहाँ उसने 2 बैग लिए जिसमें से एक बैग हमें कार में मिला और सैटरडे की नाइट को वो पोर्ट पर गया। तो योंगमिन पूछता है कि पोर्ट का सीसीटीवी कहाँ है। तो पुलिस बताती है कि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। तो योंगमिन बोलता है कि पोर्ट पे कोई सीसीटीवी नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है। और पूछता है कि आप इस लोकेशन को एक और सुसाइड स्पॉट बनाना चाहते हो। तो डॉक्टर ने योंगमिन को शांत होने के लिए बोलती है। तो योंगमिन बोलता है कि तुम ऐसी कंडीशन में शांत कैसे हो सकती हो। फिर पुलिस बताती है कि योंगमिन का यहाँ रहने का कोई साइन नहीं है क्योंकि वो किसी और सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। फिर योंगमिन बोलता है कि जेजिन के पास सुसाइड करने का कोई रीजन नहीं है और बोलता है जेजिन ने अफेयर किया और वो डर गया कि वो पकड़ा जाएगा इसलिए उसने जाके सुसाइड कर लिया। फिर योंगमिन पूछता है कि लीसना ने कहा था कि वो सबको मार देगी तो क्या उसने जेजिन को मार दिया। तो कांग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता और बोलती है कि सुसाइड नहीं मर्डर है। और यहाँ जेजिन इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि जेजिन के पास क्या नहीं था, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फेम, तो उसे लीसना से अफेयर करने की क्या जरूरत थी। तो डॉक्टर ने चिल्लाकर योंगमिन को शांत कर देती है। पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क इनसे पूछता है कि अब क्या करना है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि पुलिस वालों ने अभी के लिए हमें वेट करने के लिए कहा है तो अभी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि दोहुन घर पर हमारा वेट कर रहा होगा। कांग बोलती है कि जेजिन को यहाँ छोड़कर चले जाएं। तो डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं यहाँ रुकूं और बोलती है कि हमें सिर्फ वेट करना है।
और ऐसा नहीं है कि जेजिन की लाश मिल गई है। तो कांग बोलती है कि तुम उसकी लाश मिलने का वेट कर रही हो और हमसे चाहती हो कि हम भी वैसा ही करें, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और यही रीजन है कि मेरा जेजिन पूरी तरीके से अकेला हो गया था। डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन ने मुझे चीट किया और ली सना के साथ जाके सुसाइड कर लिया, ऐसे में आप मुझसे चाहती हो कि मैं उसके लिए सैड हूँ। तो कांग बोलती है कि चीटिंग में कौन सी बड़ी बात है, और यहाँ शायद जेजिन मर गया है। तो डॉक्टर नो बोलते है कि यही रीजन है कि मैं शांत हूँ और मुझे मेरे बेटे दोहुन का भी ध्यान रखना है। फिर कांग बोलती है कि जेजिन मरा नहीं जिंदा है और मैं अपने जेजिन को ढूंढ लूंगी, और ये बोल के कांग पार्क के साथ चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर नो दोहुन को फोन करती है, लेकिन दोहुन का फोन मुंतेहा उठाता है और बताता है कि जब मैं दोहुन को पढ़ा रहा था तो उसे बहुत मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैंने उसका फोन ले लिया। तो डॉक्टर नो मुंतेहा को बोलती है कि दोहुन को इन्फॉर्म कर देना कि मैं लेट हो जाऊंगी। इसके बाद योंगमिन डॉक्टर नो को बोलता है कि जब तुमने कहा कि तुम शादी करना चाहती हो और मॉम भी हॉस्पिटल में थी तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, और पूछता है कि अब तुम जेजिन के बिना क्या करोगी। तो डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन के सुसाइड में मेरा फॉल्ट है और वो डरपोक है जिसने ऐसा डिसीजन लिया। तो योंगमिन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही हो और सब तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करे, और तुमने कभी सोचा कि शायद तुमने जेजिन को सफोकेट कर दिया होगा। और योंगमिन बोलता है भले तुम सही हो लेकिन तब भी लोग चाहते हैं कि तुम उनकी बात सुनो। तो डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन ने कभी कहा कि मैं उसे सफोकेट कर रही हूँ और इसी रीजन की वजह से उसने दूसरी लड़की के साथ अफेयर किया, और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं ये सब कुछ समझूं। डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि अब क्या होगा, और ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या रियल है और क्या फेक, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वही फैमिली है जिसे मैं जानती थी, और ये सब कुछ मुझे पागल कर रहा है। लेकिन मैं इस सब की वजह से कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ क्योंकि मैं अभी भी दोहुन की मॉम हूँ। और यहाँ डॉक्टर नो बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट डे दोहुन डॉक्टर नो से पूछता है कि डैड का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, और डॉक्टर नो बोलती है कि वो बिजी होंगे। और यहाँ डॉक्टर नो फर्स्ट टाइम दोहुन के साथ सोई को देखती है, और डॉक्टर नो को याद आता है कि चौथा नंबर दोहुन का है। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो से जेजिन के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर नो बताती है कि जेजिन मिसिंग है और उसका सुसाइड नोट मिला है और शायद वो ली सना के साथ जाके मर गया। तो डॉक्टर ओजियून बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि आप सही बोल रही हो, इसलिए मुझे सब कुछ जानना है कि उस रात वेकेशन होम में क्या हुआ था। और डॉक्टर ओजियून बताती है कि उस रात जेजिन जल्दी काम से चला गया और मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने उसका पीछा किया, और मैं भी वेकेशन होम चली गई जहाँ ली सना ने मुझ पर अटैक किया और कहा कि सब मर जाएंगे। और डॉक्टर ओजियून से पूछते अगर जेजिन ने सच में सुसाइड किया तो इसके पीछे क्या रीजन होगा, और पूछते है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा, यहाँ हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर ओजियून को बताती है कि मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था, उसमें मैंने तुम्हारी और जेजिन की बहुत सारी फोटो देखी जिनसे मुझे पता चला कि तुम और जेजिन एक दूसरे को बचपन से जानते हो। डॉक्टर ने बोलती है कि तुमने मुझसे जरूर किसी रीजन की वजह से झूठ बोला होगा, और तुम्हें पता है अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये वही जेजिन है जिसे मैं जानती थी, इसलिए मुझे जानना है कि जेजिन ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो डॉक्टर ओजियून बोलते हैं कि आप असली जेजिन को नहीं जानते हो, और कुछ ऐसी बातें जो आपको जेजिन के बारे में नहीं पता है, और यहाँ डॉक्टर नो को जाने के लिए बोल देती हैं। दूसरी तरफ पुलिस अभी भी जेजिन को पानी में ढूंढ रही होती है, तो एक पुलिस वाला बोलता है कि वो पानी में बह के दूर चला गया होगा। तो कांग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जेजिन जिंदा है, और मैं इतनी श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैं और जेजिन कनेक्टेड है। फिर एक पुलिस वाला बोलता है अगर जेजिन पानी में डूब गया होगा तो उसकी बॉडी तैर के 10 दिन में ऊपर आ जाएगी, और नेट सेंटर में, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी उस नेट में नहीं फंसे। फिर कांग याद करती है कि जेजिन पहले रेंट पर कार लेकर यहाँ आया, और फिर वो कार पानी में मिली और उसमें से एक बैग गिरा जिसमें प्लास्टिक थी। फिर कांग पार्क को बोलती है कि अगाथा क्रिस्टी की एक नॉवल है जिसमें मैनलीड ऐसे ही गायब हो गया था, और ऑथर ने बुक में कभी नहीं बताया कि मैनलीड गायब हुआ था कि वो मर गया था। कांग बोलती है कि जेजिन यहाँ आया था लेकिन हमें नहीं पता कि वो वापस गए या नहीं। फिर कांग पार्क से पूछते कि सबसे पहले किसने बताया था कि पानी में एक रेंटेड कार मिली है। तो पार्क बताता है कि एक फिशमैन ने बताया। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिन के कैबिन में उसकी की हुई सर्जरी की फाइलें चेक करती है। फिर जेजिन का कंप्यूटर चेक करती है लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। डॉक्टर नो उसमें ली सना का बर्थडे डाल देती है जिससे वो कंप्यूटर खुल जाता है। फिर डॉक्टर नो सर्जरी रूम की फुटेज चेक करती है लेकिन वहाँ सारे फोल्डर खाली होते हैं और एक भी फुटेज नहीं होती। डॉक्टर नो फाइलें रिस्टोर करने के लिए वो कंप्यूटर शॉप पर दे देती है। दूसरी तरफ पार्क सभी फिशरमैन से ली सना और जेजिन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, जहाँ एक फिशरमैन बताते कि हमने इसे वहाँ देखा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ओजियून के पास गुकुंते आता है। तब डॉक्टर ओजियून तैयार होकर जल्दी में कहीं चली जाती है। गुकुंते सोचता है कि तुम्हारा जेजिन के साथ क्या रिश्ता है, और यहाँ डॉक्टर नो सर्जरी रूम की फुटेज देखते हैं कि जेजिन ने आज तक एक भी सर्जरी नहीं की, और सभी सर्जरी डॉक्टर ओजियून करती थी और जेजिन बस साइड में हेडफोन लगा के बैठ जाता था। दूसरी तरफ पार एक बोर्डमैन से जेजिन और ली सना की फोटो दिखा के उनके बारे में पूछता है। तो फिशमैन बताते हैं कि मैंने इस लड़की को देखा है लेकिन इस लड़की
को नहीं, और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि ये रात में अकेले फिशिंग पे जाने की बात बोल रही थी। तो फिशमैन पूछते क्या वो वापस आई? तो बोटमैन बताते कि हम बहुत से लोगों को तुयंग छोड़ते इसलिए मुझे याद नहीं है। तो कांग बोटमैन को पैसे देती है और बोलती है कि मुझे भी वहीं छोड़ो जहाँ तुमने इस लड़की को छोड़ा था। दूसरी तरफ पुलिस डॉक्टर नो को फोन करके बोलती है कि हमें अभी बॉडी नहीं मिली, लेकिन हमें एक वॉच मिली है जिसकी फोटो हमने आपको भेजी, आप उसे चेक कर लो। तो डॉक्टर नो देखती है कि ये वही वॉच होती है जो उसने जेजिन को गिफ्ट की थी, और यहाँ डॉक्टर नो वॉच को देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और जेजिन के साथ बिताया हुआ टाइम याद करती है और फिर फ्लोर पर बैठ के रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांग डॉक्टर नो को फोन करती है तो डॉक्टर नो बताती है कि पुलिस को जेजिन की वॉच मिली है। तो कांग बोलते है कि मुझे पता है इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, और क्योंकि पुलिस को अभी तक जेजिन की बॉडी नहीं मिली इसका मतलब ये है कि जेजिन जिंदा है और तुम अभी के लिए खुद को संभालो, मैं वापस आके बात करूंगी। तभी डॉक्टर नो को बैंक से फोन आता है जहाँ डॉक्टर नो को पता चलता है कि उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। तो डॉक्टर नो बैंक स्टाफ से पूछते है कि जेजिन ने ये पैसे निकाले, तो स्टाफ बताते है कि मुझे नहीं पता क्योंकि ये पैसे तुयंग की ब्रांच से निकाले गए हैं। फिर डॉक्टर नो सोचते है कि जेजिन ने सुसाइड करने से पहले सारे पैसे क्यों निकाल लिए, और जेजिन ने तुयंग में भी अपनी कार वहीं पार्क की जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जैसे वो एक्सपोज होना चाहता हो। और ये बोलना कि उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया गलत होगा क्योंकि वो सीसीटीवी में तो खुश लग रहा था। और डॉक्टर नो सोचते है क्या जेजिन सच में पैसों के साथ भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो बैग जेजिन ने खरीदा था वो बहुत छोटा था। तभी डॉक्टर नो को एक वीडियो मिलती है जिसमें जेजिन ने खुद उस रेंटेड कार को पानी में डाला था और फिर ली सना को काम में सच में खुश हूँ। और ये देख के डॉक्टर नो सोचते कि वो सब कुछ नाटक था, और इसके बाद डॉक्टर नो बहुत तेज चिल्लाती हैं, जो सुन के डॉक्टर नो की मैनेजर केबिन में आ जाती है और पूछते कि क्या हुआ, तो डॉक्टर नो कहती है कुछ नहीं। फिर मैनेजर डॉक्टर नो को बताती है कि किसी ने आपकी तुयंग में होने की फोटोज इंटरनेट पे अपलोड कर दी है और बोल रहे हैं कि जो पर्सन मिसिंग है वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि इस पे रिएक्ट मत करो। तो मैनेजर पूछते क्या ये सच है, तो डॉक्टर नो जाने लगती है। तो मैनेजर बोलती है कि मत जाओ क्योंकि सारे रिपोर्टर बाहर खड़े हैं, और यहाँ रिपोर्टर डॉक्टर नो को कैमरे में दिखाती है कि सारे रिपोर्टर क्लिनिक के बाहर खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर नो के पास दोहन का कॉल आता है जो कहता है कि मॉम ये सब कुछ क्या है, और पूछता है कि डैड ने सुसाइड कर लिया। तो डॉक्टर नो मना करती है। तो दोहन बताता है कि रिपोर्टर्स हमारे घर के बाहर खड़े हैं। तभी मैनेजर डॉक्टर नो को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कांग रिपोर्टर्स को बोलती है कि आप लोग यहाँ उन रूमर्स की वजह से आए हो, और बोलती है लेकिन उन रूमर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो रिपोर्टर पूछती है कि तुयंग में जिसने सुसाइड किया वो आपका बेटा नहीं है, लेकिन उसका नाम चोई है। तो कांग बोलती है कि चोई नाम होने से आप ऐसा अनुमान मत लगाइए कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि कंट्री में 5% लोग चोई नाम यूज करते हैं, इसका मतलब 2.5 मिलियन, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो रिपोर्टर पूछती है अगर वो आपका बेटा नहीं है तो आपका बेटा कहाँ है, और आपके बेटे जेजिन का क्लिनिक भी बंद हो गया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो कांग बोलती है कि मैं आपको क्यों बताऊं, और ये बोल के कांग घर के अंदर चली जाती है। और तभी एक रिपोर्टर फोन में एक आर्टिकल देख के बोलती है कि ये फेक न्यूज है। घर में आके पाक कांग से बात करती है और याद करती है कि उस बोटमैन ने उसे उस लोकेशन पे छोड़ा था जहाँ ली सना गई थी, और वहाँ एक कैमरे में कांग को ली सना और जेजिन दिखते हैं। और तब जेजिन को जिंदा देख के कांग बहुत खुश हो गई थी, और अभी कांग पाक को बोलते है कि हमें जेजिन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। फिर कांग डॉक्टर नो को बोलते है कि मैंने तुम्हें कहा था जेजिन मरा नहीं है, लेकिन ये अभी भी टेंशन की बात है कि वो ली सना के साथ है, लेकिन अभी के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन रोकनी चाहिए क्योंकि लोग इस बारे में बेकार की बातें कर रहे हैं, और हम हमारी फैमिली का नाम ऐसी बातों में नहीं आने दे सकते हैं, इसलिए हमें इस बार साथ में मिलकर जेजिन को ढूंढना होगा। तो डॉक्टर नो पूछती है कि हम उसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो अपने पीछे एक फेक सुसाइड नोट छोड़ के भागा है। तो कांग बोलती है ये तो ली सना की वजह से। तो डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन ने ये खुद करने का सोचा है। तो कांग बोलती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि जेजिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, और वो ली सना के कंट्रोल में ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए हमें जेजिन को सेव करना होगा क्योंकि वो खतरे में है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि अब मैं उसे नहीं ढूंढूंगी। तो कांग पूछते है कि तुम्हारे लिए ठीक है कि वो मर गया। तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है और बोलती है कि आज से वो मेरे लिए एक डेड पर्सन है। और यहाँ डॉक्टर नो को याद आता है कि जेजिन ने खुद कार पानी में डाली थी और कहा था कि अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा और अब से मैं खुश रहूंगा। नेक्स्ट सीन में ली सना पुल के पास बैठ के कांग का इंटरव्यू देखती है जिसमें कांग ने कहा था कि तुयंग के सुसाइड केस से हमारी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, और फिर ली सना जेजिन को पकड़ के पानी में डुबा देती है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में पुलिस ली सना से उसके तीसरे हस्बैंड की मौत के बारे में पूछताछ कर रही होती है, लेकिन यहाँ ली सना पुलिस की बात का ठीक से कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि उस दिन मेरा बर्थडे था और मेरी कैंडल ब्लो करने से पहले उसने मेरा केक खा लिया। तो यहाँ दिखाते जैसे कांगते ने ली सना का केक खाया तो ली सना ने उसे धक्का दे दिया जिससे वो जाके बॉनफायर में गिर गया, और जब वो जल रहा था तो ली सना ने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर पुलिस ली सना से पूछती है कि तुम्हारे बर्थडे की वजह से तुम दोनों के बीच आर्ग्यू हुई थी। तो ली सना कुछ भी नहीं बोलती और सीटी बजाने लगती है। तो इंस्पेक्टर जाके अपने सीनियर को बोलते है कि ली सना ठीक नहीं है, इसका हस्बैंड मर गया लेकिन ये सिर्फ अपने बर्थडे के बारे में ही बात कर रही है। तो सीनियर बोलते कि उससे उसका क्राइम
क्राइम कन्फेस कराओ। फिर लिसाना बताती है कि मेरे घर का गार्डन बहुत बड़ा है और मेरे डैड का बिजनेस भी बहुत बड़ा था और मॉम हमेशा घर के गार्डन में पार्टीज किया करती थी और जब मेरी सिस्टर पियानो बजाती थी तो मॉम डैड उस पर डांस करते थे और मैं अपनी सिस्टर की ड्राइंग बनाती थी। और यहाँ दिखाते हैं कि एक बार जब लिसाना की सिस्टर सियून कैट को फूड दे रही थी तो कैट ने उसके हाथ पे अपना पंजा मार दिया था। तो लिसाना के पेरेंट्स आके सियून की बहुत केयर करते हैं और लिसाना को दूर कर देते हैं। और लिसाना बताती है कि उसके बाद मैंने उस कैट को मार दिया, जिसके बाद मेरे डैड ने मुझे बहुत मारा और सबने मुझे ही गलत कहा, लेकिन मैं बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो पुलिस वाला बोलता है कि तुमने प्यार का मतलब गलत समझ लिया है, इसलिए तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि तुम लव से बहुत ऑब्सेस्ड हो। तो ये सुन के लिसाना टेबल पे चढ़ के पुलिस का सर टेबल पे मारना स्टार्ट कर देती है। और फिर दिखाते हैं कि प्रेजेंट सीन में लिसाना जेजिन को पानी में डुबा रही होती है। सीन में लिसाना डॉक्टर रो की एक काउंसलिंग वीडियो देख रही होती है जिसमें वो पेशेंट में खुद को इमेजिन करती है और बोलती है कि जो एफर्ट मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ वो मीनिंगलेस है और मेरी फैमिली क्यों नहीं समझती कि मैं कैसा फील करती हूँ और वो मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहते हैं और वो हमेशा मुझे ब्लेम करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी लाइफ से चली जाऊँ। तो ये सुन के डॉक्टर ने बोलती है अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर नहीं करती तो तुम्हें उनसे दूर चले जाना चाहिए। और पूछती है तुमने कभी सोचा कि वो क्यों चाहते हैं कि तुम चली जाओ, और बोलती है कि तुमने वो चीज की जिससे तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन कभी तुमने सोचा कि उस वजह से तुम्हारी फैमिली को सफर करना पड़ता है। तो पेशेंट बोलती है कि आप बोल रही हो कि मैं गलत हूँ और बोलती है कि आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि एक परफेक्ट फैमिली ऐसा नहीं करती। तो डॉक्टर ने पूछती है कि एक परफेक्ट फैमिली क्या है। डॉक्टर ने बताती है कि जो रिलेशन लव की वजह से स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होता है उसे फैमिली कहते हैं और अगर रिलेशन में पेन हो तो हमें रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। और डॉक्टर ने बोलती है कि तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना फेल हो गया क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना। तो लिसाना बोलती है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है और तुम किस टाइप की फैमिली में रहती हो। इस सीन में लिसाना अपने गले पे जले का निशान का ट्रीटमेंट कराने के लिए जेजिन के पास जाती है, जहाँ जेजिन लिसाना का जले का मार्क का ट्रीटमेंट कर देता है। और लिसाना जेजिन से डिनर के लिए पूछते है तो जेजिन लिसाना के साथ डिनर के लिए चला जाता है। डिनर पे लिसाना बोलते है कि हमें मरने से पहले हमारी सारी फेवरेट डिशेस खा लेनी चाहिए। तो जेजिन बोलते है कि मरने के बारे में क्यों सोच रही हो जबकि ये पहले से डिसाइडेड है। तो लिसाना बोलती है कि जब किसी की पूरी फैमिली मर जाती है तो वो ऐसा ही बोलता है। फिर लिसाना बताती है कि मेरे फादर बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस गए थे और वो हमें भी साथ ले गए और वहाँ हमने पेरिस घूमने का प्लान किया, लेकिन मुझे वो पेरिस का होटल बहुत पसंद आया इसलिए मैं होटल से बाहर ही नहीं गई। लेकिन मेरे पेरेंट्स और सिस्टर पेरिस घूमने चले गए जहाँ उनका कार से एक्सीडेंट हो गया और वो जल के मर गए। और लिसाना बताती है कि मेरे नेक पे जो जलने का मार्क है वो मैंने खुद को दिया है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि मैं ही अकेली क्यों जिंदा रह गई, मैं भी जलने का पेन फील करना चाहती थी। तो जेजिन बोलता है कि अब तुम्हारे जलने के निशान जा चुके हैं इसलिए अब खुद को ब्लेम मत करो। तो लिसाना बोलती है कि जब मेरा जलने का निशान जा चुका है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे सेवियर हो। फिर दिखाते हैं जेजिन वेकेशन होम के बाहर बैठ के लिसाना को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताता है और बताता है कि मेरी मॉम ने मेरे बड़े होने के बाद मेरे लिए अपनी नॉवल लिखना छोड़ दिया और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेरे नाम कर दी इसलिए मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। तो लिसाना बोलती है इसलिए तुम मेडिकल स्कूल गए जबकि तुम्हें ब्लड से डर लगता है। तो जेजिन बताता है कि मेरी मॉम को इस बारे में पता है लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मुझे डॉक्टर बनाया। तो लिसाना पूछती है इसलिए उन्होंने ओजियून को भी डॉक्टर बनाया। तो जेजिन हाँ बोलता है। तो लिसाना पूछती है कि डॉक्टर नो को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। तो जेजिन बोलता है अगर मैंने डॉक्टर ओ को बताया तो वो बिल्कुल नहीं समझेगी और मेरी मर्जी के बिना भी वो एक डॉक्टर की पत्नी बनी रहना चाहेगी, जैसा मेरी मॉम ने मेरी मर्जी के बिना मुझे डॉक्टर बनाया जैसा वो चाहती थी। तो लिसाना पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते थे। तो जेजिन बोलता है मुझे याद नहीं है और यहाँ जेजिन रोने लगता है। तो लिसाना बोलती है कि तुम फिर से सपने देखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर दिखाते हैं कि लिसाना के घर में जेजिन की फैमिली की सारी फोटोज और बहुत सारी जानकारी होती है और डॉक्टर नो को जो स्टेज पार्सल मिला था जिसमें वो डेड बर्थ था वो भी लिसाना ने ही भेजा था। और यहाँ लिसाना की डॉक्टर नो के साथ फर्स्ट काउंसलिंग भी दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं मेयोंग डॉक्टर नो के फादर की कबर पे उनसे माफी मांगने होते हैं और लिसाना वहाँ भी होती है। और लिसाना बोलती है कि तुम्हें भी सेम फील होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और दिखाते हैं लिसाना मेयोंग के फ्यूनरल डॉक्टर नो की अवार्ड सेरेमनी में भी आई होती है। और दिखाते हैं कि जब लिसाना वेकेशन होम में होती है तो उसे कोई मैसेज करके बताता है कि वेकेशन होम का मिनी मॉडल मिलने के बाद डॉक्टर नो वेकेशन होम के लिए निकल गई है। तभी वहाँ जेजिन आता है जो लिसाना को फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए फ्लावर्स और वाइन देता है। तो लिसाना जेजिन को चेंज करने के लिए अंदर भेज देती है। तभी लिसाना देखती है कि डॉक्टर ओ भी जेजिन का पीछा करते हुए वेकेशन होम तक आ गई हैं। तो लिसाना डॉक्टर ओ को देख के छुप जाती है और मौका मिलते ही उनके सर पे वार कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे प्लान का पार्ट नहीं हो और वो सब मर जाएंगे। तभी वहाँ जेजिन आ जाता है और ब्लड देख के बहुत डर जाता है। तो लिसाना बताती है कि ये यहाँ मुझे मारने के लिए आई थी और बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि डॉक्टर ओ तुम्हें स्टॉक करती है। तो जेजिन बोलता है कि डॉक्टर ओ के होश में आने के बाद मैं इनसे बात करूंगा और बोलता है कि पहले हमें इसे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो लीसना जेजिन का फोन ले लेती है और जेजिन को डॉक्टर ओ का फोन दिखाती है जिसमें लास्ट डायल नंबर कांग का था। और लीसना बोलती कि मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर ओ कांग के लिए काम करती है, तुम्हारे लिए नहीं, और तुम्हें नहीं पता कि कांग कैसी, और अगर उन्हें पता चला तो वो यहाँ आ जाएंगी। तो जेजिन पूछता है कि अब हम क्या करें। तो लीसना बोलती है कि कांग के आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। और लीसना डॉक्टर ओ को उसी कंडीशन में छोड़ के जेजिन को लेके वहाँ से भाग जाती है। जेजिन को बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अगर तुम वापस गए तो तुम्हें वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी जैसी तुम आज तक जीते आए हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगी। लीसना जेजिन से पूछती है कि तुम इस सबसे फ्री नहीं होना चाहते। तो जेजिन बोलता है कुछ भी हो जाए वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। तो लीसना बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें सेव कर लूंगी। और दिखाते हैं कि जेजिन ने रेंटेड कार को पानी में डाल दिया था और कहा था कि अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीसना कांग का इंटरव्यू देखने के बाद जेजिन का सर पकड़ के उसे पानी में डुबा देती है और लोगों को आता हुआ देख के जेजिन को छोड़ देती है और पूछती है कि तुम्हें दोबारा बॉर्न होकर कैसा लगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि जेजिन मेरे लिए मर चुका है। तो कांग पूछती है अगर दोहुन डेंजर में होता तब भी तुम यही बोलती। तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है और बोलती है कि इसलिए अब से मैं दोहुन पे ज्यादा ध्यान दूंगी क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जेजिन के झूठ की वजह से हुई है। तो कांग पूछती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन ने मुझे धोखा दिया और इसे आप फैमिली बोल रही हो। तो कांग पूछती है कि तुम जेजिन से डिवोर्स लोगी। तो डॉक्टर नो मना करती है और बोलती है कि मैं जेजिन को इतनी इजीली नहीं जाने दूंगी और उसने जो मेरे साथ किया है उसे उसकी भरपाई करनी होगी। नए सीन में देहुन डॉक्टर नो से पूछता है कि तियोंग की न्यूज डेड के बारे में थी और वो ठीक है। तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है। तो दोहुन बोलता है डेड का अफेयर है तो क्या आप उन्हें डिवोर्स दे दोगी। तो डॉक्टर नो कुछ नहीं बोलती। तो दोहुन बोलता है कि आपका डिसीजन जो भी हो मैं आपके साथ हूँ। फिर डॉक्टर नो बोलती है कि शायद मेरे तरीकों ने जेजिन को सफोकेट किया होगा और तुम भी अपने टाइट शेड्यूल की वजह से सफोकेट फील करते होंगे। तो दोहुन बोलता है कि मैं आपके तरीकों से अनकंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे लिए कितना करती हो और इस समय सारी गलती डैड की है। और डॉक्टर नो बोलती है काश जेजिन मुझसे थोड़ा हॉनेस्ट होता। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो जेजिन की दी हुई रिंग उतार देती है और अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर डॉक्टर नो को बोलती है कि आपको अजीब लगता होगा जब लोग आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि लोगों के पास मेरी फैमिली पर डिस्कशन करने का एक अच्छा सब्जेक्ट है और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मेरी फैमिली पर डाउट होगा और जिन्हें मेरी फैमिली की चिंता होगी, लेकिन सब फैमिली में प्यार अलग होता है और अपनी फैमिली की हिस्ट्री को बाहर लाना बहुत डरावना होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग हिम्मत करके अपनी स्टोरी हमें भेजते हैं, इसलिए हमें उनकी स्टोरी के बारे में कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। फिर कांग पार्क को फोन करके बोलते कि हमें ये जानने के लिए कि लीसना ये सब कुछ क्यों कर रही है हमें क्लू ढूंढना होगा। और यहाँ कांग पार्क को लीसना का वेकेशन होम से सारा सामान लाने के लिए बोलती है और यहाँ कांग को लीसना के सामान में अपनी बुक मिलती है और कांग बोलती है कि लीसना मेरे पीछे है और बोलती है कि वो एक साइको है जो मिस्ट्री नॉवल के पीछे ऑब्सेस्ड है और वो कई बार बुक के कैरेक्टर की तरह एक्ट करती है। फिर कांग पार्क को दिखाती है कि इंटरनेट फॉर्म है जहाँ मैंने रिसेंट में अपनी न्यू नॉवल डाली है और इसमें ये कमेंट लीसना ने भेजा और मैं सोच रही थी कि ये कमेंट किसने भेजा होगा। तो कांग पूछता है कि आपने उसके कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो कांग बता दी क्योंकि एक सीक्रेट है कि मैं सिगरेट क्वीन हूँ। तो कांग बोलता है लेकिन मुझे पता था इस बारे में। तो ये सुन के कांग पार्क से पूछती है कि सन ग्लासेस की आईडी तुम्हारी है, जिसमें पार्क हाँ बोलता है। दूसरी तरफ घर का वर्कर अंशुयू पाकर डॉक्टर नो को एक पार्सल देता है और बताता है इसे कोई पोस्ट बॉक्स में छोड़ गया था और उस पार्सल में कांग की एक नॉवल होती है। तो डॉक्टर नो सोचे शायद वो मुझे सभी फैमिली मेंबर्स के झूठ बताना चाहती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो कांग के पास जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि लीसना का बस अफेयर नहीं है, उसका इंटेंशन कुछ और है। तो कांग बताती है कि वो मेरे पीछे है और बताती है कि ये मेरी वो नॉवल है जो लीसना वेकेशन होम में पढ़ रही थी। फिर डॉक्टर नो कांग को वो फैमिली फोटो देती है जो डेड बर्ड के साथ आई थी और यहाँ कांग को पहले से ही पता होता है कि फोटो में नंबर लिखे हैं। और डॉक्टर नो के पूछने पे कांग बताती है कि ये मेरी बिल्कुल नॉवल की स्टोरी की तरह है और तुम सही बोल रही हो, ये कोई सिंपल अफेयर नहीं है। और कांग बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि लीसना का हमारी फैमिली के साथ कुछ करने का इंटेंशन है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि वो फोटोज में दिए गए नंबर्स के हिसाब से सभी के झूठ बता रही है और अगर मैं सही हूँ तो नेक्स्ट क्लू आप हो क्योंकि तीसरा नंबर आपका है। और डॉक्टर नो कांग से पूछती है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हो और बोलती है कि मुझे आपके झूठ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि लीसना ये सब कुछ क्यों कर रही है क्योंकि चौथा नंबर दोहुन का है। तो कांग बोलती है कि मैं लीसना को ढूंढ लूंगी और तुम दोहुन को प्रोटेक्ट करो। फिर डॉक्टर नो दोहुन पे नजर रखना स्टार्ट कर देती है और देखती है कि दोहुन क्लासेस मिस करके सोई और मुंतहा के साथ रेस्टोरेंट जाता है। और जब डॉक्टर नो दोहुन से क्लासेस के बारे में पूछते है तो दोहुन झूठ बोल देता है कि क्लासेस ठीक हुई। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो यंगमिन से मुंतहा के बारे में पता लगवाती है, लेकिन यहाँ मुंतहा के बारे में कुछ भी अजीब पता नहीं चलता और उसकी बताई गई सारी बातें सही होती है। फिर यंगमिन डॉक्टर नो से पूछता है कि मुंतहा कौन है और वो आपको कहाँ मिला। और डॉक्टर नो बताती है कि वो दोहुन का ट्यूटर है और जेजिन ने बताया था कि वो उसके सीनियर का बेटा है। दूसरी तरफ कांग के पास हाउसकीपिंग का कॉल
कॉल आता है और वो बताती है कि डॉक्टर ओ जियून आपसे मिलने के लिए आई हैं और घर में डॉक्टर ओ डॉक्टर नो की एक ड्रेस देख के उसे पहन लेती हैं और डॉक्टर नो से उस ड्रेस की जिप बंद नहीं होती तो मूनतिया आके ड्रेस की जिप बंद कर देता है। तो डॉक्टर ओ मूनतिया को देख के पूछते है कि तुम्हारे जेजिन से क्या रिलेशन है जो तुम यहाँ ऐसे घूम रहे हो। तो मूनतिया बताता है कि मैं दोहुन का ट्यूटर हूँ, ये लोग मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। फिर मूनतिया डॉक्टर ओ को बोलता है कि जेजिन ने मुझे बताया था कि वो तुम पे बहुत निर्भर करता है और तुम पे बहुत टेस्ट भी करता है और तुम जेजिन के बारे में उसकी फैमिली से ज्यादा जानती हो। तभी कांग घर पे आ जाती है तो मूनतिया डॉक्टर ओ को चेंज करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। कांग के पूछने पे बताते है कि डॉक्टर ओ जियून ऊपर रेस्टरूम यूज करने के लिए गई है। तो कांग हाउसकीपर को बोलती है कि आपको हमारे गेस्ट पर नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर ओ के आने पे उसे अपने साथ ले जाती है तो बोलती है कि डॉक्टर नो को सब पता चल गया है तो मैं जेजिन को अब आगे क्लिनिक का इंचार्ज बना के नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं क्लिनिक को तुम्हारे हाथों सौंप रही हूँ। तो डॉक्टर ओ जियून बोलती है कि डॉक्टर नो जेजिन का सच जानने के बाद उसे डिवोर्स दे देंगी तो अब से मैं जेजिन के साथ रहूंगी। तो कांग बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और तुम डॉक्टर नो की जगह लेने की सोच रही हो। और कांग बोलती है कि इसके बाद अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए तुम अपने लिए कोई और क्लिनिक ढूंढ लो। और डॉक्टर ओ जियून बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और आपको पता है कि मैंने जेजिन के लिए कितने सेक्रीफाइस दिए हैं और अब आप मुझे इस तरीके से बाहर फेंक रही हो। तो कांग बोलती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाली हूँ बल्कि मैंने तुम्हें कभी अंदर लिया ही नहीं था। तो डॉक्टर ओ बोलती है कि मेरी हेल्प के बिना कभी जेजिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कांग बोलती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। और ये सुन के डॉक्टर ओ वहाँ से चली जाती है। के बाद जब डॉक्टर नो घर आती है तो कांग अपने साथ डॉक्टर नो को लीसना के घर ले जाती है और कांग बोलती है कि हर क्राइम एक मोटिव के साथ स्टार्ट होता है। और कांग लीसना की फोटो देख के बोलती है कि हमें इस साइको की रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। और यहाँ दिखाते हैं कि लीसना ने बहुत सारी ड्राइंग मिला के डॉक्टर नो का फेस बनाया होता है। ज्यादा टाइम पे डॉक्टर नो बोलती है कि पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसने जो भी चीजें भेजी है उसमें कुछ भी एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ लीसना एक जगह बैठ के डॉक्टर नो की फैमिली फोटो जला रही होती है। यहाँ डॉक्टर नो और कांग जेजिन को घर के बाहर खड़ा देखती है। ये देख के डॉक्टर नो कार को लॉक कर देती है ताकि कांग कार से बाहर नहीं निकल पाए और खुद कार को फुल स्पीड में जेजिन की तरफ ले जाती है। तो देखकर जेजिन पीछे हटने लगता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग जेजिन और डॉक्टर नो से एक बुक रीड करवा के उसकी स्टोरी के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर नो बताती है कि लव अनकंडीशनल होता है लेकिन डिजायर कंडीशन के साथ होता है, लेकिन दोनों में बलिदान इम्पोर्टेंट होता है और डिजायर लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जेजिन न्यूज में देखता है कि सबको पता चल गया कि उसकी सुसाइड फेक थी। तो जेजिन लीसना को बोलता है कि हम पकड़े गए। तो लीसना बोलते है कि हमारा प्लान फेल हो गया तो तुम्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली हमें कैसे भी ढूंढ लेंगी और ऐसे में हम कब तक भाग पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम मैटर को सॉर्ट आउट करके वापस आए और ये तुम्हारा आजाद होने का लास्ट चांस हो सकता है। तो जेजिन मना करते हुए बोलता है कि यहाँ तक आने में हमारा बहुत कुछ गया है और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसके बाद दिखाते हैं कि जेजिन घर के बाहर खड़ा होता है लेकिन डॉक्टर नो फुल स्पीड में जेजिन की तरफ कार ले जाती है, लेकिन जेजिन टाइम पे साइड हट जाता है और डॉक्टर नो जेजिन को बोलती है कि मेरे घर के अंदर मत आना। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि ये तुम्हारा घर कैसे हो गया, लेकिन डॉक्टर नो कांग की बात का कोई जवाब नहीं देते और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर दोहुन जेजिन को देख के बोलता है आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो, और ये बोल के दोहुन वहाँ से चला जाता है। फिर मूनतिया डॉक्टर नो को बताता है कि कल दोहुन अपनी प्राइवेट क्लासेस मिस करके मेरे साथ बाहर गया था क्योंकि वो सोई को आपसे और जेजिन से मिलाना चाहता है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान था, इसलिए मैं उसे चीयर अप करने के लिए ट्रीट देने के लिए बाहर ले गया। तो डॉक्टर नो मूनतिया को ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू बोलती है। तो मूनतिया बोलता है कि मैं आपसे कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहता। तो डॉक्टर नो बोलते है कि दोबारा ऐसा कुछ हो तो तुम फिर से उसे चीयर अप करने के लिए बाहर ले जाना। दूसरी तरफ जेजिन दोहुन से माफी मांगता है तो दोहुन बोलता है कि मुझे लगता था कि हम दोनों मॉम के हाथ की कठपुतली है लेकिन आप नहीं हो। तो जेजिन दोहुन को बोलता है जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब समझोगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। तो दोहुन पूछता है कि आप मॉम को डिवोर्स दे दोगे। तो जेजिन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा और ये कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी लाइफ वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। तो दोहुन पूछता है जैसी लाइफ आप जीना चाहते थे क्या आपने वैसी लाइफ नहीं जी। तो जेजिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। फिर दोहुन जेजिन को कुछ बताने वाला होता है लेकिन बताते बताते रुक जाता है और बोलता है कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और दिखाते हैं कि दोहुन और जेजिन की ये सारी बातें रूम के बाहर खड़े होकर डॉक्टर नो भी सुन रही होती हैं। इसके बाद कांग डॉक्टर नो और जेजिन को बात करने के लिए ले जाती हैं और जेजिन बोलता है कि पहले मेरा ये करने का इरादा नहीं था। तो डॉक्टर नो बोलते हैं कि भले ही लीसना ने तुम्हें इंटेंशनली अप्रोच किया फिर भी ये फैक्ट है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हारे फेक डॉक्टर होने की बात ने मुझे ज्यादा दुख दिया। तो जेजिन बोलता है तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। डॉक्टर नो बोलते कि कोई भी रीजन हो फिर भी तुम सही नहीं हो जाओगे। फिर कांग जेजिन को बोलते कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि लीसना ने तुम्हें इसलिए अप्रोच किया ताकि वो हमारी फैमिली को टो सके। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो मैनेजर से अपने सभी पुराने काउंसलिंग सेशन के रिकॉर्ड मंगवाती है और मैनेजर डॉक्टर नो से पूछते कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो
डॉक्टर ने बताती है कि लीसा ना मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मैनेजर बोलते हैं कि आपको लगता है कि आपके पुराने पेशेंट में से कोई एक लीसना है, लेकिन इनमें से किसी की भी इंफॉर्मेशन लीसना से मैच नहीं हो रही है। तो मैनेजर पूछते कि जब आपको पता चल जाएगा कि लीसना आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही है तो आप क्या करोगे। दूसरी तरफ लीसना एक ऑर्फनेज जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लीसना पिछले 8 साल से उस ऑर्फनेज में वॉलंटियर कर रही है। तो लीसना स्टाफ से पूछते कि 8 साल हो गए और पूछते कि मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। तो स्टाफ हाँ बोलती है। अभी वहाँ ऑर्फनेज के बच्चे आ जाते हैं जो लीसना को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर स्टाफ लीसना को बताती कि आज मैं बहुत खराब मूड में है। तो लीसना जाके मे को एक डॉल गिफ्ट देती है। तो मे उस डॉल को उठा के साइड में रख देती है। तो लीसना बोलती है कि तुम्हें ये डॉल अपने बर्थडे पे चाहिए थी। तो मे बोलती है कि मॉम ने कहा था कि जब मैं 7 साल की हो जाऊंगी तो वो मेरे पास आ जाएंगी। तो लीसना बोलती है कि तुम अभी भी इस बात पे बिलीव कर रही हो। तो मे बोलती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो लीसना बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उन लोगों से नफरत करोगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। तो मे पूछती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे, इसका मतलब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो लीसना बोलती है कि चिंता मत करो क्योंकि तुम्हें वो प्रॉमिस कभी नहीं करना चाहिए जो तुम पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दोहुन सोई को बताता है कि मेरे डैड वापस आ गए। तो सोई बोलती है कि खुद को रेडी कर लो क्योंकि तुम उनके आने का वेट कर रहे थे। और बताते है कि कल रात को मैंने जूनो से फोन पे बात की और उसने कहा कि वो हमें मिस कर रहा है। और सोई दोहुन को बोलती है कि अब से बस तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओ लीसना की फाइल लेने के लिए जेजिन की क्लिनिक में जाती है ताकि वो जेजिन को ढूंढ सके। तभी क्लिनिक खुला देख के मूंतिया वहाँ आ जाता है और डॉक्टर ओजुन को बताता है कि जेजिन वापस आ गया है। दूसरी तरफ जेजिन बहुत सारा सामान लाता है और बोलता है कि आज मैं कुक करूंगा। तभी जेजिन के बुलाने पर यंगमिन जेजिन के घर जाता है। घर के बाहर डॉक्टर नो यंगमिन को बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना। तो यंगमिन बताता है कि जेजिन ने मुझसे माफी मांगी और मुझे इनवाइट किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। तभी डॉक्टर ओजुन वहाँ आ जाती है। तो डॉक्टर नो पूछते है कि जेजिन ने आपको भी इन्वाइट किया। तो डॉक्टर ओजुन हाँ बोल के अंदर चली जाती है। तो डॉक्टर नो सोचती है कि जेजिन अब क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ यंगमिन घर के अंदर आके जेजिन के गले लगता है और तभी डॉक्टर ओ भी घर के अंदर आ जाती हैं। तो जेजिन कांग को बताता है कि डॉक्टर ओजुन को मैंने इनवाइट किया है। फिर डॉक्टर ओजुन जेजिन से पूछते कि तुम ठीक हो। तो जेजिन हाँ बोलता है और डॉक्टर ओजुन से माफी मांगता है। तो डॉक्टर ओजुन बोलते है कोई बात नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम सेफली घर आ गए। तभी जेजिन की बुआ भी वहाँ आ जाती है। फिर यंगमिन जेजिन से धीरे से पूछता है कि तुम मुझे पैसे कब दोगे। तो जेजिन बोलता है आज रात को। डिनर टेबल पे जेजिन बताता है कि ये सारी मेरी फेवरेट डिशेस है लेकिन आज तक मुझे इस घर में ये कभी खाने को नहीं मिली। और बोलता है कि जिस जेजिन को आप लोग जानते हो वो एक झूठ है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ है क्योंकि घर पे मैं एक काइंड सन और नाइस हस्बैंड हूँ और हॉस्पिटल में एक फेक डॉक्टर जो अपनी सारी सर्जरी डॉक्टर ओजुन से कराता है। तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ लेकिन मॉम ने फिर भी मुझे डॉक्टर बनाया और आपने मेरे लिए डॉक्टर ओजुन को भी डॉक्टर बनाया ताकि वो मेरी सर्जरी कर सके और आपने मुझे झूठी जिंदगी जीने पे मजबूर किया। तो ये सुन के बुआ बोलते कि मुझे पता था कि आप एक स्कैरी पर्सन हो लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर जेजिन कांग को बोलता है कुछ और है जो आप छिपा रही हो और डॉक्टर नो को बताता है कि तुम्हारे फादर को फ्रेम किया गया था और इसमें मेरे फादर शामिल थे और मेरे फादर मेयोंग जानते थे कि ये गलत है लेकिन जिन्होंने फादर इन लॉ सनलो को फ्रेम किया वो उनके साथी थे। तो यंगमिन बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि मेरे फादर सन्नो को फ्रेम किया गया था। तो जेजिन यंगमिन से माफी मांगता है। तो कांग जेजिन को चुप होने के लिए बोलती है लेकिन जेजिन मना कर देता है और बोलता है कि आपको इस सब के बारे में पता था लेकिन आप इस सब को सीक्रेट रखना चाहती थी। और जेजिन डॉक्टर नो को बताता है इसलिए ये तुम्हें हमारी फैमिली में लाए और हमारी शादी भी प्लान थी। तो कांग बोलती है ये सच नहीं है क्योंकि ये सब कुछ मेयोंग ने अपने लिए किया था। अभी जेजिन एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें कांग मेयोंग को बोलते है कि तुम ये सब कुछ करने के बाद डॉक्टर नो की देखभाल कैसे करोगे क्योंकि तुमने सन्हो को सुसाइड करने पर मजबूर किया और अब तुम एक अच्छे फादर इन लॉ बनते हो। तो मेयोंग कांग को बोलता है कि तुम भूल गई कि तुम भी इसमें शामिल थी और तुमने ही डॉक्टर नो को घर लाने के लिए कहा था और तुमने ही उसकी शादी जेजिन से कराई। तो कांग बोलती है तो फिर मैं क्या करती। तो ये सब कुछ सुनने के बाद यंगमिन वहाँ से चला जाता है और जेजिन डॉक्टर नो को बोलता है कि तुम सोचती थी कि हम एक फैमिली है लेकिन हम लोग नहीं है। इस सब के बाद जेजिन और डॉक्टर नो भी वहाँ से चले जाते हैं और ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर ओ बहुत खुश होती है। तो ये सब कुछ लीसना स्क्रीन पर देख रही होती है। तो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जेजिन सच में सब कुछ बता देगा। इसके बाद डॉक्टर नो कांग को बोलती है आपको अभी भी सिर्फ जेजिन की चिंता है और आपने आज तक से मुझसे झूठ ही बोला है लेकिन आज सिर्फ जेजिन है जो सच बोल रहा है। इसके बाद बुआ आके कांग को बोलती है कि मेयोंग और आप कपल थे इसलिए आप दोनों ने इस बात को साथ में सीक्रेट रखा। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिन से पूछे कि तुम ये सब कुछ करने के लिए आए थे। तो जेजिन बोलता है हाँ मैं अपनी फैमिली के डार्क सीक्रेट रिवील करने के लिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें फ्री करना चाहता था जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि तुम हमेशा फैमिली के बारे में सोचती हो और मैं भी सबसे फ्री होना चाहता था क्योंकि मैं अब फेक लाइफ नहीं जीना चाहता। तो डॉक्टर ने बोलती है अगर तुम्हें फेक लाइफ जीने से प्रॉब्लम थी तो तुम इस बारे में पहले बात कर सकते थे। तो जेजिन बोलता है मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे मॉम का आइडियल सन जो उनको चाहिए था
और तुम्हारा आइडियल हस्बैंड बनना था और यही रास्ता था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन रियल जेजिन फ्री होना चाहता है। फिर डॉक्टर ने जेजिन को बोल दिया कि तुमने अफेयर किया और फेक सुसाइड का नाटक किया क्योंकि तुम फ्री होना चाहते थे। तो जेजिन बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मैं चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बोल के जेजिन अपना सामान लेके जाने लगता है। डॉक्टर ने जेजिन को बोलते होश में आओ क्योंकि लिसाना ने तुम्हें जानबूझ के हमारी फैमिली बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजा है। तो जेजिन बोलता है ऐसा नहीं है क्योंकि ये करना मेरी चॉइस है। और ये बोल के जेजिन घर से कार लेके चला जाता है। तो डॉक्टर नो भी जेजिन के पीछे जाती है और जाते टाइम पे जेजिन याद करता है जब वो उस दिन बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करने वाला था तो लिसाना ने आके उसकी जान बचाई और कहा था कि तुम अभी मर नहीं सकते क्योंकि जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो तुम्हारे फैमिली मेंबर है, तो तुम क्यों मरोगे और ऐसे में तुम अपनी फैमिली के साथ रिलेशन खत्म करके फ्री हो सकते हो। तो जेजिन बोलता है तुम ऐसा बोली हो क्योंकि तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो। तो लिसाना बोलती है कि तुम कब तक अपनी मॉम के हिसाब से लाइफ जियोगे और मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम रियल में ऐसे नहीं हो। और बताती है कि मेरे पेरेंट्स भी मॉन्स्टर थे लेकिन मैं उनसे फ्री हो गई और तुम भी अपनी फैमिली से फ्री हो सकते हो। और बताती है कि डॉक्टर नो भी तुम्हारी तरह बहुत पेन में है तो हमें उन्हें भी फ्री करना होगा और यही तरीका है कि तुम सबको सेव कर सकते हो जैसे तुमने मुझे किया था और फिर हम लोग साथ होंगे। एयरपोर्ट पर जेजिन लिसाना को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और यहाँ डॉक्टर नो और कांग धू से जेजिन पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ लिसाना घर के वर्कर अंशुयुब से मिलती है और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ अंशुयुब लिसाना को बोलता है कि मुझे चिंता है कि ये रिवेंज तुम्हें भी हर्ट करेगा। तो लिसाना बोलती है कि तुम्हें पता है डॉक्टर नो ने मुझे कितना पेन दिया है और इसी तरीके से मेरा पेन खत्म हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और फिर लिसाना अंशुयुब को लिविंग रूम में भी कैमरे लगाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जेजिन अभी भी एयरपोर्ट पर बैठ के लिसाना का वेट कर रहा होता है और लिसाना दूर से खड़े होकर डॉक्टर नो, जेजिन और कांग को देखती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट फ्लाइट जाने वाली है। तो ये सुन के जेजिन एयरपोर्ट से चला जाता है। तो डॉक्टर नो भी जेजिन के पीछे जाती है और देखती है कि जेजिन अपनी क्लिनिक गया है। क्लिनिक में जेजिन लिसाना के साथ बिताया हुआ टाइम याद करता है। तभी वहाँ डॉक्टर नो आ जाती हैं और जेजिन को वो फैमिली फोटो दिखाती है और बताती है कि ये मुझे लिसाना ने भेजी है और फोटो पर दिए गए नंबर के हिसाब से वो सभी के झूठ एक्सपोज कर रही है जिन्होंने मुझे झूठ बोला है, जिसमें फर्स्ट नंबर मियोंग, सेकंड नंबर तुम्हारा और थर्ड कांग का था। तो जेजिन बोलते है कि ये सच नहीं है। तो डॉक्टर ने बोलते होश में आओ क्योंकि चौथा नंबर दोहुन का है। तो बोलती है अगर दोहुन को कुछ हो गया तो तुम उसके बिना रह पाओगे। फिर डॉक्टर ने जेजिन के फोन में लिसाना का नंबर देखती है और चेक करती है कि इसी नंबर से उसे टेक्स्ट मैसेज मिलते थे। और यहाँ डॉक्टर ने देखती है कि जेजिन ने 5 बजे कांग का सच सबको बताया और 5:09 पे लिसाना ने मुझे मैसेज किया, लेकिन जेजिन ने 5:30 घर छोड़ा था और तभी लिसाना को कॉल किया था। और यहाँ डॉक्टर ने समझ जाती है कि उसके घर में हिडन कैमरे और लिसाना सब उन कैमरों से देख रही थी। फिर डॉक्टर ने जेजिन से पूछते जब तुमने कांग का सच बताया तो लिसाना हमें देख रही थी या तुमने उसे एयरपोर्ट पे मिलने का बोला था। तो जेजिन बोलता है सब खत्म होने के बाद मुझे उसे कॉल करके एयरपोर्ट पे मिलने का बोलना चाहिए था। और यहाँ डॉक्टर ने श्योर हो जाती है कि लिसाना ने घर में हिडन कैमरे लगाए हैं। दूसरी तरफ कांग अपना मन हल्का करने के लिए पार्क के रेस्टोरेंट में बैठ के उससे बातें करती है और घर में डॉक्टर नो लिसाना के लगाए गए हिडन कैमरे ढूंढने लगती है, जहाँ डॉक्टर नो को 2 हिडन कैमरे मिल जाते हैं लेकिन लिसाना को इसका पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे डॉक्टर कांग के क्लिनिक में गुकुंते आता है और बताता है कि मैं भी लिसाना को ढूंढना हूँ और मुझे पता चला कि वो बहुत स्कैरी लेडी है क्योंकि उसके सभी हस्बैंड मर गए। और गुकुंते बताते है कि जब उसके थर्ड हस्बैंड की मौत पे उसे इंटरोगेट किया तो उसने बहुत स्कैरी बिहेव किया। और यहाँ गुकुंते इंटेरोगेशन रूम की वीडियो दिखाता है जहाँ लिसाना बोलती है कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर एक प्लेन एक्सीडेंट में मर गए। बताती है कि एक बार एक कैट ने मेरी सिस्टर को हर्ट किया था तो मैंने उस कैट को मार दिया। तब सबने मुझे ब्लेम किया लेकिन मैं तो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और मैंने वो सभी चीजें खत्म कर दी जिससे मेरे हस्बैंड हेट करते थे। और याद दिखाते कि जब पुलिस वाला लव की वजह से ऑब्सेस्ड होने की वजह से लिसाना को काउंसलिंग लेने के लिए बोलता है तो लिसाना टेबल पर चढ़ के पुलिस वाले का सर टेबल से मारने लगती है। और फिर गुकुंते बोलता है कि ये एक साइकोपैथ है और इसी ने ओजियुन को फावड़े से मारा था और मैं ऐसे इंसान को पुलिस होने के नाते जाने नहीं दे सकता हूँ और इसलिए मैंने लिसाना के बारे में पता किया और मुझे पता चला कि 14 साल पहले लिसाना के घर में आग लग गई थी और उस आग में लिसाना के पेरेंट्स और सिस्टर की डेथ हो गई और लिसाना अकेली थी जो घर में नहीं थी क्योंकि वो अपनी स्लीप वॉकिंग की वजह से घर की यार्ड में सो रही थी। और यहाँ पुलिस को फायर लगने का भी कोई रीजन नहीं पता चला था। तो डॉक्टर ने पूछते इस सब के बाद लिसाना का क्या हुआ तो गुकुंते बताते कि उसे एक नॉर्वे की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और मुझे लगा कि ये सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये क्यों कहा कि उसकी फैमिली प्लेन एक्सीडेंट में मर गई। तो डॉक्टर ने बोलते कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हो सकता है कि उसने सदमे की वजह से ऐसा बोला या फिर उसने जानबूझ के झूठ बोला। और डॉक्टर ने बोलते हैं ये देखने के बाद कि वो लव के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है ये दिखता है कि वो कितनी डेंजरस है। तभी लिसाना के पास डॉक्टर नो की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें डॉक्टर नो पूछते है कि तुम अपनी
सिस्टर को इतना पसंद करती थी तो तुमने उसे क्यों मार दिया। जिसे रीड करके लिसना बहुत तेज चिल्लाती है और फिर डॉक्टर नो को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर नो फोन नहीं पिक करती और लिसना के लगा के हिडन कैमरा के आगे आकर स्माइल करती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कांग को बोलते हैं कि आपने अपने बेबी को खो दिया और अब आप कभी मॉम नहीं बन सकती हो। और इस सबसे कांग बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन कांग को अपने घर में एक बेबी मिलता है और बेबी के साथ एक लेटर होता है। इसमें लिखा होता है कि ये बेबी मियोंग का है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ये जानने के बाद कि ये बेबी उसके हस्बैंड का है, फिर भी कांग उस बेबी को देख के खुश हो जाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और वो बेबी जेजिन होता है। प्रेजेंट सीन में कांग बोलती है जब तक तुम्हें इस बारे में नहीं पता सब कुछ ठीक है। उसी तरफ डॉक्टर नो लिसना से पूछते हैं तुमने सच में अपनी सिस्टर को मार डाला, और पूछते कि कैसा फील हो रहा है ये जान के कि कोई है जो तुम्हारा भी सीक्रेट जानता है। और डॉक्टर नो बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को बहुत पसंद करती थी, ये किस ऑब्सेशन विथ लव का है। लिसना डॉक्टर नो को बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो डॉक्टर नो बोलती है तुम्हारी पूरी फैमिली और तीनों हस्बैंड का मरना कोई इत्तेफाक नहीं है। तो लिसना बोलती है तुम अपनी फैमिली को देखो, क्योंकि उनके सीक्रेट जाने के बाद तुम बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगी और किसी को माफ नहीं कर पाओगी, फिर भी तुम्हें सबको सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर नो बोलती है मेरी फैमिली के सीक्रेट की वजह से तुम मुझे टूटते हुए देखना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो लिसना बोलती है तुम ऐसा इसलिए बोली हो क्योंकि तुम अभी तक सब कुछ नहीं जानती हो, क्योंकि गेम अभी स्टार्ट हुआ है। इसके बाद डॉक्टर नो कांग के पास जाती है तो कांग बोलती है कि कल जेजिन ने जो भी कहा मुझे उस बात का पहले से ही पता था। तो डॉक्टर नो बोलती है जेजिन ने इस बात का सबूत दिया था कि आप सब कुछ जानती थी, इसलिए आपको अब कुछ एडमिट करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर नो बोलती है कि मुझे गुस्सा इस बात का है कि जिन लोगों की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड किया आप मुझे उसी फैमिली में ले आई। और डॉक्टर नो कांग से पूछते कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो कांग बोलती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर डॉक्टर नो कांग को वो कैमरे दिखाती है और बताती है कि लिसना ने हमारे घर में ये हिडन कैमरे लगाए हैं। तो कांग बोलती है हमारे घर में कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो डॉक्टर नो बोलती है उसका पता लगाना आपका काम है। फिर कांग घर के दोनों वर्कर से हिडन कैमरे के बारे में पूछती है। तो अंशुयुब बोलता है ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तो कांग बोलती है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है, इसलिए मुझे बताओ अगर कुछ अजीब हुआ हो तो अंशुयुब बोलता है बाहर वाला तो सिर्फ मूनत्या है जो घर में इजीली आ सकता है। फिर सनयोक बताती है कि जब आप और डॉक्टर नो घर पे नहीं होते तो मूनत्या ऐसे बिहेव करता है जैसे ये उसका घर हो। और फिर अंशुयुब बोलता है कि अब से मैं सिक्योरिटी पे और ध्यान दूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिन को क्लिनिक में देख के पूछे तुमने घर छोड़ दिया। तो जेजिन बोलता है लिसना गायब हो गई है और हम लोग दोबारा मिलने वाले थे, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि इससे बाहर आओ क्योंकि लिसना बहुत अजीब है, क्योंकि उसने वेकेशन होम में मुझे देखते ही मुझ पर अटैक कर दिया। तो जेजिन बोलता है वो इसलिए क्योंकि पहले तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर नो बोलती है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। तो जेजिन बोलता है लिसना ऐसी नहीं है और मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे और परेशान मत करो। दूसरी तरफ यंगमिन और डॉक्टर नो अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ मॉम दोनों को नहीं पहचानती और डॉक्टर नो को डॉक्टर और यंगमिन को पेशेंट समझती है। फिर डॉक्टर नो यंगमिन को बोलती है कि मुझे उन लोगों के साथ ही रहना होगा। तो यंगमिन बोलता है मुझे वो फैमिली बचपन से ही पसंद नहीं है और अभी ऐसी सिचुएशन में भी तुम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रही हो। तो ये सुन के यंगमिन की मॉम आके यंगमिन को मारती है और बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर ये क्यों कर रही है और उसने इतनी यंग एज में क्यों शादी की, ताकि वो मेरे हॉस्पिटल के बिल और तुम्हारी ट्यूशन की फीस भर सके। और उसने ये सब कुछ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया और उसने कहा था कि ये डिसीजन उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। बोलती है कि मेरा दिल टूट जाता है जब मैं तुम्हारी सिस्टर के बारे में सोचती हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे ऊंची आवाज में बात करने की। फिर मॉम यंगमिन को डॉक्टर नो से माफी मांगने के लिए बोलती है। तो यंगमिन डॉक्टर नो से माफी मांगता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है, लेकिन मॉम फिर से इन दोनों को भूल जाती है। फिर डॉक्टर नो यंगमिन को बताती है कि लिसना हमारी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही है। तो यंगमिन बोलता है लिसना जेजिन की गर्लफ्रेंड है और जब जेजिन वापस आ गया तो ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर नो बताती है कि ये सब कुछ लिसना का प्लान था। तो यंगमिन पूछता है तो फिर मियोंग को भी लिसना ने मारा। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो यंगमिन पूछता है वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही है। तो डॉक्टर नो बोलती है मुझे भी यही जानना है और मुझे इसका पता लगाना होगा और लिसना जो भी कर रही है उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तो यंगमिन पूछता है किसी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ कांग पार्क को बताती है मुझे लगता है घर में से कोई है जो लिसना की हेल्प कर रहा है और किसी ने 4-5 दिन पहले पोस्ट बॉक्स में भी एक पार्सल रखा था। कांग पार्क से पूछे तुम इसका पता लगा सकते हो। तो पार्क बोलता है पुलिस के पास तुम्हारे घर के पास के कैमरे का एक्सेस होगा। तो कांग बोलती है गुगुनते अभी भी तुम्हें ओजियून का अंकल समझता है। तो पार्क हाँ बोलता है। तो कांग बोलती है तुम जाके उससे हेल्प लो। दूसरी तरफ डॉक्टर ने यंगमिन को बताती है कि 14 साल पहले लिसना ने अपने घर में आग लगा दी थी और मैं उसका पता लगाने जा रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर नो और यंगमिन पुलिस के पास जाके इस केस के बारे में पूछते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है कि आपको इस केस के बारे में क्यों जानना है। तो यंगमिन बोलता है डॉक्टर नो उन बच्चों पे एक बुक लिख रही है जिन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो ये सुन के पुलिस वाला बोलता है कि आपको क्या जानना है। तो डॉक्टर नो बोलती है मैंने सुना है जब घर में आग लगी थी तो उनकी दूसरी डॉटर लिसना बच गई थी। पूछते क्या कोई ऐसा है जो जानता हो इस एक्सीडेंट के बाद उसकी कंडीशन कैसी थी। तो पुलिस वाला बताता है इस केस पे ऑफिसर
मिंगू काम कर रहे थे और उनके हिसाब से आग किसी ने लगाई थी। तो डॉक्टर नो पूछते उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि आग किसी ने लगाई है। तो पुलिस वाला बोलता है ये केस 14 साल पुराना है और अब चा मिंगू यहाँ काम नहीं करते। फिर डॉक्टर नो पूछते आप किसी को जानते हो जो उन्हें जानता हो। फिर एक दूसरा पुलिस वाला डॉक्टर नो को बताता है चा मिंगू इस केस के लिए ऑब्सेस्ड थे और हमेशा आर्ग्यू करते थे कि आग किसी ने लगाई थी, लेकिन लास्ट में वो केस बंद करके चले गए। तो डॉक्टर नो पूछते कि अभी वो कहाँ है। तो पुलिस वाला बताता है कि मैंने सुना है कि वो रिटायरमेंट से पहले योंगिन पुलिस स्टेशन में थे। इसके बाद डॉक्टर नो योंगमिन को योंगिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो के क्लिनिक में उससे मिलने दोहुन की गर्लफ्रेंड सोई आती है। तो डॉक्टर नो सोई से पूछे कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो सोई बोलती है कि दोहुन के बारे में कुछ है जो आप नहीं जानती हो। तो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दोहुन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और यहाँ सोई डॉक्टर नो को प्री बॉर्न बेबी की फोटो दिखाती है और बताती है कि इसे 11 वीक हो गए हैं और बताती है कि दोहुन को इस बारे में पता है और हम दोनों इस बेबी को रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है। तो सोई बोलती है हमने ये डिसीजन इतनी इजीली नहीं लिया है और बोलती है कि आप हमें अब्रॉड भेजो ताकि हम वहाँ पे बेबी करें, ताकि लोग यहाँ पे बातें नहीं करें। तो डॉक्टर नो बोलती है बेबी करना इतना इजी नहीं होता जितना लगता है और इससे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सोई बोलती है मैं इतनी बड़ी हूँ कि समझ सकूँ, 19 साल की उम्र में मॉम बनना मेरा डिसीजन है। तो डॉक्टर नो पूछते है तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता है। तो सोई बोलती है मैंने सबसे पहले आपको बताया ताकि जब मेरी मॉम आपको फोन करे तो आपको पता हो कि आपको उनको क्या बोलना है, कि ये चीज एक लड़की की मॉम के लिए ज्यादा शॉकिंग होती है। उसी तरह सोई दोहुन को मैसेज करके बताती है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारी मॉम को बता दिया। तो दोहुन मूनत्या को बताता है कि सोई ने मॉम को बता दिया। तो मूनत्या बोलता है कि सोई प्लान फॉलो कर रही है और पूछता है कि डॉक्टर नो ने क्या कहा। तो दोहुन बोलता है वो बहुत शॉक में है। तो मूनत्या पूछता है क्या तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलेंगी। दोहुन बोलता है मॉम मुझे हमेशा हॉनेस्ट रहने के लिए बोलती है। और मूनत्या बोलता है अगर तुमने अपनी मॉम को अपने प्लान के बारे में बताया तो वो तुम पे बहुत गुस्सा हो जाएंगी और बहुत चिल्लाएंगी और अब तुम देखोगे कि तुम्हारी मॉम रियल में कैसी है। घर में कांग सोई के बेबी की फोटो देख के डॉक्टर नो से पूछे कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर नो मना करती है और बताती है कि दोहुन की गर्लफ्रेंड 11 वीक से प्रेग्नेंट है। तो कांग बोलती है कि वो 24 वीक में बेबी अबॉर्ट कर सकती है। तो डॉक्टर नो बोलती है ये सब कुछ इतनी इजीली मत बोलो क्योंकि पहले हमें जानना चाहिए कि दोहुन क्या बोलता है। कांग बोलती है कि दोहुन कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएगा और बोलती है कि तुम एक फेमस फैमिली काउंसलर हो और देखो कि तुम्हारी खुद की फैमिली में क्या हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर नो दोहुन को बताती है आज सोई मेरे क्लिनिक में आई थी और पूछे जो उसने कहा क्या वो सच है। तो दोहुन हाँ बोलते है। तो डॉक्टर नो पूछे तुमने अपने डिसीजन के बारे में अच्छे से सोचा। तो दोहुन बोलता है आपको किसने कहा कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा और बोलता है कि ये मेरा डिसीजन है और अब मुझे लगा था कि आप इसकी रिस्पेक्ट करोगी, लेकिन जाने दो मैं इस बारे में डैड से ही बात कर लूंगा। और बाहर खड़े होकर कांग भी इन लोगों की बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओजियून जेजिन के क्लिनिक में उसकी शेव कर रही होती है, तभी वहाँ कांग आ जाती है और डॉक्टर ओजियून को बाहर भेज देती है। फिर कांग जेजिन को दोहुन के बेबी की फोटो दिखाती है और बताती है कि इसकी गर्लफ्रेंड 11 वीक से प्रेग्नेंट है। तो बोलती है तुम्हें नहीं लगता इस टाइम पे दोहुन को अपने डैड की जरूरत है। बोलती है मुझे पता है तुम फ्री होना चाहते हो, लेकिन अभी इस फीलिंग को साइड रखो क्योंकि अभी पेरेंट होने के नाते ये करना जरूरी है, इसलिए अपनी शेव खत्म करके जल्दी बाहर आओ। बाहर कांग डॉक्टर ओजियून को बोलती है तुमने जेजिन को ऐसे देख के उसे घर भेजना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। घर पर डॉक्टर ने कांग से पूछे कि आप जेजिन को घर क्यों लाई। तो कांग बोलती है दोहुन ने जेजिन के बारे में पूछा था और वो उससे बात करना चाहता था। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछे कि तुम सोई की मॉम से कब मिलने वाली हो। तो डॉक्टर नो बताती है कल। कांग बोलती है तुम कहीं भी जाओ लोग तुम्हें पहचान लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रिजर्वेशन बुक कर दूंगी ताकि ये बात कहीं लीक नहीं हो। दूसरी तरफ दोहुन जेजिन को बोलता है कि जब आप 24 के थे तो मेरा बर्थ हुआ और आप डैड बन गए। बोलता है 24 और 18 में कितना डिफरेंस होता है। तो जेजिन बोलता है तब मैं और तुम्हारी मॉम मेडिकल स्कूल में थे और हम में से कोई भी हाई स्कूल में नहीं था। फिर जेजिन दोहुन से पूछता है कि तुम अब्रॉड जाना चाहते हो। तो दोहुन हाँ बोलता है और बताता है कि ये मेरा फ्रेंड जुनहो है और हम तीनों फिर से साथ होना चाहते हैं, इसलिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर ओजियून अपनी और जेजिन की बचपन की फोटो देखती है और तभी डॉक्टर ओजियून को घबराहट होती है तो वो मेडिसिन लेती है। तभी डॉक्टर ओजियून के पास मूनत्या का मैसेज आता है। तो डॉक्टर ओजियून पूछते तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो मूनत्या बोलता है कि जेजिन आपसे माफी मांगना चाहता है और बताता है कि मैंने जेजिन को घर में देखा। तो डॉक्टर ओजियून पूछती है जेजिन ठीक है। तो मूनत्या मना करता है। तो डॉक्टर ओजियून पूछते है कि लिसाना का क्या हुआ। तो मूनत्या बताता है कि जेजिन उसे ढूंढ नहीं पा रहा है और मुझे लगता है कि लिसाना ने जेजिन को छोड़ दिया। तो डॉक्टर ओजियून पूछते है कि जेजिन उस वियर्ड लेडी के लब में कैसे गिर गया। तो मूनत्या बोलता है कि जेजिन ने कहा कि लिसाना ने उसे बचा लिया। फिर मूनत्या डॉक्टर ओजियून को बोलता है जब मैंने जेजिन को उस घर में लॉक देखा तो मुझे लगा अच्छा होता कि वो चला जाता और बोलता है कि इस बार उसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ योंगमिन को पता चलता है कि ऑफिसर मिंग्यू रिटायर होने के बाद खेतों में हिरन पकड़ते हैं। तो संजय योंगमिन को बोलता है यहाँ तो बहुत सारे खेत है जहाँ हिरन पकड़े जाते हैं। तो योंगमिन बोलता है इतने डाउन क्यों हो रहे हो क्योंकि हमें बस सभी जगह फोन करके पता करना है कि ऑफिसर मिंग्यू वहाँ है या नहीं। दूसरी तरफ गुकुंते पार्क से पूछता है कि आपको घर के पास
पास के सीसीटीवी की ओर देखने हैं। पार्क बताता है आजकल कोई घर के मेल बॉक्स में अजीब चीजें छोड़ जाता है। तो गुगुंते पूछता है किस घर के पास के कैमरे की फुटेज देखनी है। तो पार्क बोलते है वो मेरी फैमिली की तरह है। और फिर पार्क गुगुंते को बोलता है कि मेरे लिए ये काम कर दो। दूसरी तरफ डॉक्टर नो सोई की मॉम से मिलने के लिए पार्क के सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ कांग सोई की मॉम से पूछती है सोई पक्का दोहुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो सोई की मॉम बोलती है आपको लगता है मेरी बेटी झूठ बोली है तो आप उसका टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हो। तो डॉक्टर नो बताती है कि ये टेस्ट कराना इलीगल है और बताती है कि वो लोग अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं और बेबी भी वहीं करेंगे। तो सोई की मॉम बताती है मेरी बेटी हमेशा से अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहती थी लेकिन अच्छा होगा कि हम उनकी शादी करा दे। तो कांग बोलती है आप उनकी शादी करा के मेरे ग्रैंडसन का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती हो। तो सोई की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद होने जा रहा है और बच्चा अबॉर्ट करने पे भी लड़के के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता लेकिन लड़की पर होता है। सोई की मॉम बताती है एक फैमिली ने अपने ग्रैंडसन को अपना सन रजिस्टर किया ताकि उसके बेटे का फ्यूचर बर्बाद नहीं हो क्योंकि बेबी दोहुन का है तो आप भी ऐसा कर सकती हो। लेकिन यहाँ कांग सोई की मॉम को पैसे ऑफर करती है। तो ये सुन के सोई की मॉम डॉक्टर नो को बोलती है मुझे लगा था आपकी फैमिली डिफरेंट होगी। ये बोल के सोई की मॉम वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर नो कांग को बोलती है आप इस मैटर से दूर रहो क्योंकि ये मेरे बेटे के बारे में है। फिर बाहर जाके सोई की मॉम से बात करती है तो सोई की मॉम डॉक्टर नो को बोलती है आज मैं आपसे और बात नहीं करना चाहती हूँ। इसी तरफ कांग पार्क को सोई की फैमिली के बारे में पता करने के लिए बोलती है। इस सीन में डॉक्टर नो ऑफिसर चार से मिलने जाती है। यहाँ डॉक्टर नो ऑफिसर चार से लीसना के केस के बारे में पूछती है और ऑफिसर चार पूछते है कि तुम्हें इस केस के बारे में क्यों जानना है। और डॉक्टर नो बोलती है क्योंकि उनकी सेकंड डॉटर लीसना मेरी पेशेंट है। और ऑफिसर चार लीसना के बारे में बात करने से मना कर देते हैं और इन्हें जाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर नो ऑफिसर चार को बोलते है कि मैंने आपसे झूठ बोला था और बताती है कि लीसना मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है। और यहाँ डॉक्टर नो ऑफिसर चार से हेल्प मांगती है। उसी तरफ पार्क कांग को सोई का घर दिखाता है और बताता है कि बिजनेस फेल होने की वजह से लोग फाइनली स्ट्रगल कर रहे हैं। सोई के फादर बैंकरप्ट होने की वजह से घर से भाग गए। सोई की मॉम सोई की वजह से ये जगह नहीं छोड़ सकती इसलिए ये लोग यहाँ रहते हैं। उसी तरफ ऑफिसर चार डॉक्टर नो को बताते हैं उस आग में सिर्फ लीसना नहीं उसकी सिस्टर सियून भी बच गई थी लेकिन वो कोमा में चली गई थी और रिपोर्टर्स ने ये छाप दिया कि पूरी फैमिली मर गई। लेकिन जब सियून होश में आई तो उसने अपनी जिंदा होने की बात को सीक्रेट रखने के लिए बोला और तब मुझे लगा कि वो शॉक में इसलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन बाद में उसने बताया कि आग लीसना ने लगाई थी क्योंकि वो उसकी वजह से अपने पेरेंट्स को मारना चाहती थी। ऑफिसर चार बताते हैं कि मैंने इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया लेकिन लीसना का अडॉप्शन हो गया और ये केस बंद हो गया। डॉक्टर नो पूछते हैं तो लीसना को सियून मिली। ऑफिसर चार बताते हैं लीसना ने कोशिश की लेकिन वो सियून को नहीं ढूंढ पाई। और फिर ऑफिसर चार डॉक्टर नो को सियून का एड्रेस देते हैं। अभी डॉक्टर नो के पास दोहुन का कॉल आता है। घर पहुँच के दोहुन डॉक्टर नो पे चिल्लाता है और बोलता है सियून की मॉम को पैसे कैसे ऑफर कर सकती हो। तो बताता है कि सियून ने मुझे मैसेज किया कि वो पैसों के बदले बेबी को अडॉप्ट कर देगी। तो डॉक्टर नो बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोहुन बोलता है अगर ये झूठ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। के बाद डॉक्टर नो कांग से पूछते है कि आपने ये क्यों किया। बोलती है कि मैंने आपको इस मैटर से दूर रहने के लिए कहा था। तो कांग बोलती है सोई के पेरेंट्स भी पैसों के बदले बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हैं। बोलती है कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे हाई स्कूल में पेरेंट्स बन जाए। फैमिली को पैसों की जरूरत है। तुम भी तो नहीं चाहती कि दोहुन अभी फादर बने। और डॉक्टर ने बोलती है क्योंकि मुझे पता है इसके बाद उसे कितनी प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरे फैसले की वजह से मुझसे नफरत करे इसलिए आप दोहुन से जुड़ी हर चीज से दूर रहो। तो कांग बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और ये बात फैमिली के बारे में है। तो डॉक्टर नो बोलती है इस फैमिली में क्या ग्रेट है जबकि यहाँ सब लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। इस सीन में डॉक्टर नो दोहुन को बोलती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगी। इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत लोग तुम्हें अजीब नजरों से देखेंगे लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इस डे डॉक्टर नो सियून से मिलने के लिए ऑफिसर चार की बताई गई लोकेशन पर जाती है और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर नो सियून को अपने शो पर लाती है जहाँ सियून बताती है कि लीसना मुझसे ऑब्सेस्ड थी और इसलिए उसने पहले एक कबूतर को मारा क्योंकि मुझे कबूतर पसंद नहीं थे। उसका ऑब्सेशन डे बाय डे बढ़ने लगा। फिर उसने एक कैट को मार डाला और फिर एक पड़ोस में रहने वाले बच्चे को। सबके बाद पेरेंट्स ने उसे लॉक करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उसे गलत काम करने से रोक सके लेकिन उस रात घर में आग लग गई। यहाँ लीसना भी फोन पे ये सब कुछ देख रही होती है और फिर डॉक्टर नो को फोन करके पूछते तुम ये क्या कर रही हो। और डॉक्टर नो बताती है कि तुम्हारी सिस्टर सियून है और आज लाइव शो में सबको सच पता चल जाएगा। और लीसना बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो। डॉक्टर नो बोलती है तुम्हें डर लग रहा है और बोलती है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें ये सब कुछ होने से पहले रोकना होगा। इसके लिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। और ये सुनकर लीसना पागलों की तरह डाइव करके डॉक्टर नो की शो लोकेशन पर आ जाती है और डॉक्टर नो से पूछते है कि सियून कहाँ है। और डॉक्टर नो पूछते है तुम यहाँ सियून के लिए आई हो या तुम्हें डर लग रहा है कि वो जिंदा है। फिर सिर्फ वो अकेली है जिसने देखा था कि उस रात तुमने क्या किया। और लीसना बोलती है सच जाने बिना बातें मत बनाओ। और डॉक्टर नो बोलती है तुम्हें नहीं लगता इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी फैमिली ऐसे खत्म हो गई। और लीसना बोलती है कि तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो और बोलती है इसमें मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मेरी फैमिली होने के बावजूद लोगों ने मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर नो बोलती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी फैमिली को जला के मार डालो।
तो लीसना पूछती है कि सियुन कहाँ है, तो डॉक्टर नो बोलती है वो एक झूठ था और सियुन मर चुकी है। तो ये सुन के लीसना डॉक्टर नो का गला पकड़ के दबाने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।